शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 41। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये मैचिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर इवेंट्स है, बुक कीपिंग है, मैनेजमेंट है, परचेज ऑफ गुड्स आपका 7,000 रुपये पर। अगर ऐसा ही देखें, बस इतना ही देखना है आपको यहाँ पर एक वर्ड चुनना है कि आपको कौन सा आता है। यहाँ पर बुक कीपिंग, और हम जान रहे हैं कि परचेज गुड्स किए हैं कितना 7,000 का, तो 7,000 का गुड्स परचेज किए तो क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन होगा मेरा। तो यहाँ ट्रांजैक्शन यहाँ पर होगा डी का 4 और डी का 4। चलिए अब आगे देखते हैं आपका क्या है। बुक कीपिंग क्या है, एक क्या है बेस फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लिए क्या है बेस है, तो बी का क्या होगा, बी का यहाँ पर आंसर होगा 3, और ये तो नहीं होगा बी का 2। तो आपको बस सीधे इतना से जानने से ही आपका आंसर आ रहा था दोस्तों। चलिए और एक बार देख लेते हैं आगे ऑप्शन क्या है। इवेंट्स क्या है, आर द एंड ऑफ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इवेंट्स हो गया। और सी का क्या आंसर होगा 1। आर द मैनेजमेंट के बारे में बोला जा रहा है, आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको बस जितने भी मैचिंग के क्वेश्चन हैं, अगर आपको एक भी दो भी ऑप्शन आता है तो आप ऑप्शन के माध्यम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर में बोला जा रहा है यहाँ पर पेशेवर व्यक्ति मतलब प्रोफेशनल पर्सन जो भी है या पीपुल, प्रोफेशनल पीपुल जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया आदि के लाभ हानि का खाता का निर्धारण डैश के आधार पर किया जाता है। इनका आधारण इनके लाभ का जो निर्धारण है वो किनके आधार पे किया जाता है, एक्रूअल बेसिस पर, कैश बेसिस पे, एस्टीमेट बेसिस पे, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जितने भी प्रोफेशनल लोगों का जो लाभ का निर्धारण होता है दोस्तों, वो कैश बेसिस पे किया जाता है। यहाँ अगर देखा जाए तो पेशेवर लोग जितने भी आमतौर पर है अपने लाभ हानि का निर्धारण करने के लिए लेखांकन के नगद आधार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता प्रतिबिंबित कर होती है। यहाँ पे बोला विच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। यहाँ पर दो वर्ड होगा, एक आपका क्वेश्चन में क्वांटिटिव होगा, एक क्वालिटेटिव होगा। ये आगे के लिए आपको जान के रख लीजिए दोस्तों, बीपीएससी 4 में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको समझने के लिए ये करना होगा कि क्वांटिटिव जितने भी नंबर से रिलेटेड हो गए जैसे प्रॉफिट लॉस ये सब हो गया वो क्वांटिटी में डाल सकते हैं, और क्वालिटेटिव मतलब जितने भी थ्योरी वाली चीज है। तो यहाँ पर अगर देख लेते हैं तो लेखांकन की कौन सी विशेषता है, मान के यहाँ पर चलते हैं, क्या होगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, रिलायबिलिटी, बोधगम्यता, तुलनीयता, विश्वसनीयता। यहाँ पर ये सारा गुण किसका है, अकाउंटिंग का, और ये क्या चीज है, थ्योरी से रिलेटेड है। तो ये सारा चीज तो थ्योरी से, यहाँ क्वांटिटी नंबर से रिलेटेड तो कुछ बात नहीं किया जा रहा। तो अगर ये क्वालिटेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, सभी हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 43 का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रीपेड रेंट क्या है आपका, कौन सा अकाउंट है। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा रहा है, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नामात्र का खाता, व्यक्तिगत खाता और वास्तविक खाता, कौन सा अकाउंट है। तो आप अगर रेंट देखिएगा सीधे यहाँ पर रेंट देख के आप सीधे यहाँ पर डाल दीजिएगा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और बीपीएससी इसलिए ये क्वेश्चन पूछा था क्योंकि अगर इस तरह से स्टूडेंट जो है यहाँ से ये क्वेश्चन गलती कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि 4 वर्ड अगर किसी भी वर्ड के आगे जुड़ जाए, एक्रूअल, आउटस्टैंडिंग, एडवांस और क्या होता है अनअर्न्ड, अगर कोई भी चीज अनअर्न्ड, ये 4 वर्ड अगर आपका जुड़ जाए किसी भी वर्ड के आगे तो वो क्या कहलाता है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वो कहलाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका पर्सनल अकाउंट। आप इसको पर्सनल अकाउंट भी कह सकते हैं, व्यक्तिगत खाता, या आपको ऑप्शन में पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट पूछा जाए तो उसका भी यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। आर्थिक जीवन आवधिक अंतराल में किस अवधारणा के अनुसार विभाजित किया जाता है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिक इंटरवल एज पर periodicity, matching, going concern, more than one of the above, none of the above। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका periodicity, मतलब क्या हो गया, आवधिक अवधारणा। एक बार देख लेते हैं ये क्या होता है। पर क्या होता है, जब हम प्रॉफिट जानने के लिए टाइम में डिवाइड करते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च, यहाँ पे क्या कर लिए, एक टाइम पीरियड में हम लोग डिवाइड कर दिए, तो ये इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पीरियोडिसिटी बोलते हैं, या आप अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी इसी को बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। लाभ की आशा ना करे एवं सभी संभाव्य हानि का प्रावधान करे, इस नीति को क्या कहते हैं या क्या कारण है। मतलब एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेस एराइज ड्यू टू, मतलब हम जितने भी लॉस होते हैं उनको तो अभी के बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो जितने भी प्रॉफिट होने वाले हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा सही दोस्तों, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, 3 तरह का कन्वेंशन है। एक होता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज, एक होता है कन्वेंशन ऑफ मेटेलिटी, एक होता है कन्वेंशन या कन्वर्टिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के बारे में जान ले तो फ्यूचर के जितने भी लॉस है उनको तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट जब तक प्राप्त ना हो उसे रिकॉर्ड नहीं करते। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम ए सप्लायर इज नॉट टेकन एज इनकम और सेल। This comments is based on realization concept, dual extract concept, matching concept, more than one of the above, none of the above। यहाँ पे बोला जा रहा है आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त अग्रिम आय या विक्रय नहीं माना जाता है, या उक्ति आधारित है किस पे, वसूलीकरण अवधारणा पर, द्विपक्षीय अवधारणा पर, मिलान की अवधारणा पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 47 का रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जान लेते हैं क्या होता है। प्रॉफिट की पहचान तब होती है जब वो अर्जित होता है, ना कि नगद प्राप्त हो। अगर आप एडवांस में प्राप्त कर लिए हैं, हो सकता है वो रिटर्न आपसे मांग लिया जाए, क्या कहलाता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसीलिए बोल रहा है एडवांस रिसीव फ्रॉम सप्लायर इज नॉट टेकन एज इनकम और सेल, मतलब उसे इनकम या सेल नहीं माना जा रहा है।
तो ये क्या कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हो गया। और ये ऑप्शन भी देख लेते हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एसेट्स बराबर क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हम लोग जानते हैं बैलेंस शीट में भी देखते हैं एसेट्स बराबर लायबिलिटीज या कैपिटल, या इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन भी इसमें बोलते हैं। एक बार देख लेते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेम ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर को मैच कराना क्या होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि दोनों साइड क्या होता है, मैच करता है किसी भी अकाउंट का, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। Which of the following statement is true? Real and nominal account are maintained if books are kept according to single entry system. तो ये जो है आपका गलत हो गया। हम लोग जो भी यहाँ पर रियल और नॉमिनल जो होता है डुअल अकाउंटिंग सिस्टम में करते हैं, और सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम में कैश और पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज एसर्टेन बाय प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट। तो ये भी गलत हो गया आपका। ये बोला जा रहा है एसर्टेनिंग नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द नेट वर्थ मेथड ऑफ सिंगल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, मतलब बनाया जाता है, नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। 49 नंबर, हम लोग ट्रायल बैलेंस क्यों तैयार करते हैं। यहाँ सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज फॉर लोकेटिंग ईरर ऑफ कमीशन, लोकेटिंग ईरर ऑफ प्रिंसिपल, लोकेटिंग कलर किया ईरर, मतलब कलर के द्वारा जो ईरर किया हुआ, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर सीधे बोला जा रहा है तलपट हम लोग तैयार करते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस किसके लिए, तो जब हम लोग लिपिकीय और शुद्धि का पता लगाने के लिए जो है हम लोग ट्रायल बैलेंस का पता लगाते हैं। ये इसका डायरेक्ट आंसर नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस हम लोग इसलिए बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया जाता है कि मैथमेटिकल जो भी एरर है या करेक्शन है उसका जो है पता लगाया जा सके। लेकिन यहाँ पर अगर हम जान रहे हैं कि लेजर से बनकर ट्रायल बैलेंस आता है, तो कलर के द्वारा अगर कहीं पर भी कुछ तरह का अगर त्रुटि पाया गया है तो आपका यहाँ पर जो भी दोनों साइड का अकाउंट बैलेंस नहीं मिलेगा। तो आप जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लिपिकीय और शुद्धि का पता लगाने के लिए भी तलपट या ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। ऐसे सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर बोला जा रहा है मैथमेटिकल एरर या मैथमेटिकल करेक्ट करने के लिए जो होता है किसी भी ट्रांजेक्शन का पता लगाने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। यहाँ पे बोला जा रहा है 50 नंबर में दोस्तों, खाता बही डैश मुक्ता के रूप में जानी जाती है, मतलब आप बोल सकते हैं लेजर को और किस नाम से जानते हैं। यहाँ पे बोला सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों 50 का बी। हम लोग जो है लेजर को क्या नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। एक बार जनरल के बारे में भी जान लेते हैं, जनरल को किस किस नाम से जाना जाता है। तो जनरल को जाना जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री, डेट वाइज एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अगर आपके नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में पूछा जा सके तो आप इसे जान के रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ग्राहक के द्वारा जितना भी जमा किया जाता है उससे ज्यादा निकाल लिया जाता है वो क्या कहलाता है, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट या ओवरड्राफ्ट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ष के अंत में जो हम लोग बीआरएस तैयार करते हैं, ये भी सही है। नंबर में बैंक समाधान विवरण पासबुक तथा कैश बही के रोकड़ खाने की सहायता से तैयार किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक से ये तैयार किया जाता है। पासबुक हमेशा शेष दिखाती है, जमा शेष तो नहीं, ये जमा शेष या डेबिट या क्रेडिट दोनों बैलेंस दिखाती है। 52 नंबर में बोला जा रहा है फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मींस, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या कहलाता है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का आश्रय है, तो क्या आश्रय है, रोकड़ बही के अनुसार नाम शेष, पासबुक का नाम शेष, रोकड़ बही के अनुसार जमा शेष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 52 का आंसर सही होगा दोस्तों ए, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ पे क्या होता है, डेबिट बैलेंस जो हो गया कैश बुक में वो क्या कहलाता है, फेवरेबल होता है। ये जो होता है कैश रिसीव क्या होता है, कैश पेमेंट से ज्यादा होता है यहाँ पर। और अगर क्रेडिट बैलेंस बोला जाए तो क्रेडिट बैलेंस क्या हो गया, अनफेवरेबल हो गया। अगर यहाँ पे बोला जाए तो कैश पेमेंट क्या होता है, कैश रिसीव से ज्यादा होता है। इसका एग्जांपल हो गया ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में आप देख रहे हैं कि क्या होता है, कैश का पेमेंट ज्यादा होता है कैश के रिसीव से, तो ओवरड्राफ्ट इसका एग्जांपल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर देखते हैं दोस्तों। व्हाइल प्रिपेयरिंग बीआरएस बैलेंस एज पर पासबुक विल हैव टू बी डैश और बैलेंस एज पर कैश बुक डैश बाय द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू ट्रेडर्स अकाउंट विद द बैंकर्स। डिक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय ग्राहकों द्वारा व्यापारी के खाते में प्रत्यक्ष भुगतान की राशि के द्वारा पासबुक शेष की राशि को डैश होगा और कैश मतलब रोकड़ बही शेष की राशि को डैश होगा। तो 53 का सही आंसर है दोस्तों सी। 53 का सही आंसर होगा सी। यहाँ बोला जा रहा है कि कस्टमर के द्वारा डायरेक्ट जो है आपके ट्रेडर्स के अकाउंट में पैसा जमा कर देने पर क्या होगा, पासबुक विल हैव टू बी डिक्रीज और बैलेंस एज पर कैश बुक इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू ट्रेडर्स अकाउंट विद द बैंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। बाय चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स द डिप्रिसिएशन मेथड इज एडॉप्टेड, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, सॉफ्टवेयर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। लिखित में कि किस संपत्ति पर मूल्य ह्रास लगाने के लिए रिक्तीकरण विधि डिप्लीशन अपनाई जाती है, संयंत्र एवं मशीनरी, भवन एवं फर्नीचर, सॉफ्टवेयर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 का सही आंसर होगा दोस्तों, 54 का सही आंसर होगा दोस्तों ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे देख लेते हैं डिप्रिसिएशन किस पे लगता है, आप जान लीजिए ये ट्रांजेबल एसेट्स पे लगता है। अगर डिप्लीशन बोला जाए, डिप्लीशन किस पे लगता है, डिप्लीशन लगता है आपका नेचुरल या रिसोर्सेज पे। नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, खदान, ये वो जो आपका जो है
खदान सब जो कोयला जहां पाया जाता है वहां डिप्लीशन होता है। और एमोर्टाइजेशन किस पे होता है, एमोर्टाइजेशन के बारे में भी जान लीजिए, ये होता है इंटैंजिबल एसेट्स पर। तो इसका यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखा जाएगा तो यहाँ पर बोला जा रहा है डिप्लीशन मेथड इज एडॉप्टेड, तो प्लांट मशीनरी नहीं होगा, भवन फर्नीचर नहीं होगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर में देखते हैं, which of the following statement is true? Capital reserve is normally created out of free or distributed profits, and equalization reserve is an example of general reserve. General reserve can be used only for some specific purposes. More than one of the above, none of the above. यहाँ पे बोला जा रहा है आपका, तो 55 का सही आंसर होगा दोस्तों ई। यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो कैपिटल रिजर्व बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो नहीं, कैपिटल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं होता है। एक बार जान लेते हैं कैपिटल रिजर्व क्या होता है। कैपिटल रिजर्व होता है एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है जो फ्यूचर में होने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में यूज हो, तो वो क्या होता है, कैपिटल रिजर्व होता है। ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है, शेयर होल्डर में, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी में देखते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है डिविडेंड इक्वलाइजेशन होता है स्पेसिफिक रिजर्व का पार्ट है। यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल रिजर्व, तो ये गलत हो जाएगा, ये जनरल रिजर्व का पार्ट नहीं है, ये स्पेसिफिक रिजर्व का पार्ट है। नंबर में बोलता है जनरल रिजर्व कैन बी यूज ओनली फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेस, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। जनरल रिजर्व के बारे में बोला जा रहा है किसी भी पर्पस को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है क्या, जनरल रिजर्व। इसका एग्जांपल हो गया एक्सपेंडिंग बिजनेस, या हमको डेप्ट पे करना है, या अनएक्सपेक्टेड लॉस है, तो वो सब में हम जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 में बोला जा रहा है, इफ ड्यू डेट इज पब्लिक हॉलिडे व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल। यदि किसी दिन जो है वो आपका ड्यू डेट पड़ रहा है, उस दिन पब्लिक हॉलिडे है, तो उसके बाद वाले कौन से डेट को जो है या उसके पहले वाले डेट को जो है हम लोग ड्यू डेट मानेंगे, फॉलोइंग डे को, प्रीसीडिंग डे को, सेम डे को, या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो 56 का सही आंसर होगा बी। यहाँ पर यदि पब्लिक हॉलिडे आने की स्थिति में एक दिन पहले, जिस दिन आ रहा है उसके एक दिन पहले को जो है हम लोग जो है ड्यू डेट मानेंगे, एक दिन बाद नहीं, एक दिन पहले को जो है ड्यू डेट मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, on dishonor of discounted bill which account is credited by drawer? Drawee account, bank account, payee account, more than one of the above, none of the above। तो 57 का सही आंसर होगा बी, बैंक अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 जा रहा है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांस ड्रॉवर एंड पेयी ऑफ बिल एक्सचेंज इज सेम पर्सन when drawer retain the bill till maturity, when bill discounted, when bill endorsed, more than one of the above, none of the above। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर्कमस्टांस में ड्रॉवर एंड पेयी जो है बिल का सेम पर्सन होगा, तो इसका सही आंसर होगा 58 का ए, when drawer retain the विनिमय विपत्र को परिपक्वता तिथि तक अपने पास रखता है, तब क्या होता है, प्राप्तकर्ता और लेखक क्या हो जाता है, एक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर में बोला जा रहा है, कंसाइनमेंट स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑफ कंसाइनर ऑन एसेट साइड एट इनवॉइस प्राइस लेस स्टॉक रिजर्व, लोअर देन कॉस्ट प्राइस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, बी होगा इसका सही आंसर। यहाँ पर जो है कंसाइनी को जो है सेल करने के लिए देते हैं हम लोग बिहाफ ऑफ कंसाइनर के, इसलिए ये कमीशन के बदले जो है काम करता है। यहाँ कंसाइनर कौन हो गया, जो कि कंसाइनी को माल बेचता है, कि ये कमीशन के माध्यम से जो है अब उनका माल जो है बेच दे, ये बिजनेस क्या कहलाता है, कंसाइनमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। यहाँ बोला जा रहा है अब्दुल एंड बीनी इंटर इनटू जॉइंट वेंचर फॉर परचेज सेल ऑफ स्मार्ट बोर्ड। अब्दुल जो है परचेज करता है स्मार्ट बोर्ड को, कॉस्ट प्राइस पे कितना, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख पे खरीदता है। इसमें रिपेयरिंग में भी खर्चा लगाता है, रिपेयरिंग में एक्सपेंसेस कितना करता है, 1 लाख। और अगर बोला जाए प्रिंटिंग पर, तो प्रिंटिंग में कितना खर्चा कर रहा है, 1 लाख और कर रहा है, तो यहाँ टोटल कितना हो गया, 10 2 12 लाख हो रहा है खर्चा। अब यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ पर बिन्नी सोल्ड इट 20% मार्जिन ऑन दी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में जो है 20, इसको जो बेचा गया वो 20% मार्जिन पे बेचा गया, तो 1/5 क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस पर, तो कॉस्ट प्राइस पे क्या होगा 4/5, इसलिए 12 लाख पे कितना होगा, तो 5/4, मतलब इसका सही आंसर होगा दोस्तों 15 लाख।